हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न टुडे। आज हम पढ़ने वाले हैं सेट्स के बारे में। सेट्स की थ्योरी जो थी वो एक जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज कैंटर ने डेवलप करी थी। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ सीखने का मौका मिले देन प्लीज हिट द लाइक बटन। अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सेट्स को समझे या उनकी रिप्रेजेंटेशंस को समझे उससे पहले ज़रूरी है हम कुछ चीज़ों को समझ लें। हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कलेक्शंस के बारे में बात करते हैं। कलेक्शंस क्या होती हैं? कलेक्शंस किसी भी चीज़ को हम इकट्ठा कर ले तो हम उसे कलेक्शन कहते हैं। अ ग्रुप ऑफ समथिंग कैन बी कॉल्ड अ कलेक्शन। तो कलेक्शंस किस किस चीज़ की हो सकती हैं? कलेक्शन कैन बी ऑफ अ पैक ऑफ कार्ड्स। एक पैक ऑफ कार्ड्स को हम बोल सकते हैं कि कलेक्शन है अलग अलग तरह के कार्ड्स की। एक जगह कई लोग इकट्ठा हो गए, क्राउड हो गया लोगों का, तो उसको भी एक कलेक्शन बोल सकते हैं। एक क्रिकेट टीम की अगर हम बात करें तो उसमें भी डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर इकट्ठा होते हैं, तो वो भी एक कलेक्शन कहला सकती है। ये तो बात हो गई हमारी डेली लाइफ की। अगर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करें तो मैथमेटिक्स में किस तरह की कलेक्शंस हो सकती है? मैथमेटिक्स में कलेक्शन हो सकती है नेचुरल नंबर्स की। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 2 3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। ये नेचुरल नंबर्स होते हैं, तो इनकी कलेक्शन की बात कर सकते हैं। प्राइम नंबर्स की कलेक्शन की बात कर सकते हैं। इंडिया के रिवर्स की कलेक्शन की बात कर सकते हैं। वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट के अंदर जो वॉवल्स होते हैं AEIOU, उनकी कलेक्शंस की बात कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स की कलेक्शन की बात हम कर सकते हैं। अलग अलग तरह के ट्राइंगल्स क्या होंगे? राइट एंगल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो इन सब कलेक्शंस के बारे में हम बात कर सकते हैं मैथमेटिक्स में। इसके अलावा भी कई एग्जाम्पल्स हैं जो हम सोच सकते हैं। अब हमने जितने भी एग्जाम्पल्स अभी डिस्कस करे ये सारे कलेक्शंस जो थी ये वेल डिफाइंड थी। वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि इन सभी कलेक्शंस में हमें पता था, हम ये डिसाइड कर सकते थे कि कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस कलेक्शन का मेंबर होगा या नहीं होगा। जैसे कि हम कलेक्शन ऑफ रिवर्स इन इंडिया की बात करें तो इस कलेक्शन में जितनी भी इंडिया की रिवर्स हैं वही आ सकती हैं। अगर हम रिवर नाइल की बात करें तो रिवर नाइल जो है इट इज़ अ रिवर इन अफ्रीका, तो ये ऑब्वियसली इंडिया की रिवर तो नहीं होगी, तो ये इंडिया के रिवर्स की कलेक्शन में नहीं आएगी। लेकिन अगर हम गंगा की बात करें तो रिवर गंगा इज़ अ रिवर इन इंडिया, तो इसको हम कलेक्शन ऑफ रिवर्स ऑफ इंडिया में इंक्लूड कर सकते हैं। तो इस कलेक्शन में हमें पता है कि कौन सी रिवर इस कलेक्शन में आएगी, कौन सी नहीं आएगी। इसका मतलब ये है कि हम डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा मेंबर इस कलेक्शन में आएगा, कौन सा नहीं आएगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी। दूसरी तरफ अगर हम कंसिडर करें द कलेक्शन ऑफ 5 मोस्ट पॉपुलर मैथमेटिशियंस ऑफ द वर्ल्ड, तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जो क्राइटेरिया है डिटर्मिन करने का कि एक मैथमेटिशियन पॉपुलर होगा या नहीं होगा, मोस्ट पॉपुलर होगा या नहीं होगा, ये सबके लिए अलग अलग होगा। किसी के लिए कोई तरीका होगा डिसाइड करने का, किसी के लिए कोई और तरीका होगा। तो ये डिसाइड करना कि इस कलेक्शन में कौन से 5 मोस्ट पॉपुलर मैथमेटिशियंस आएंगे ये हर इंसान के लिए अलग अलग होगा। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। तो यहाँ से हमें सेट की डेफिनेशन मिल जाती है। हम कह सकते हैं कि सेट जो है ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो सेट के लिए क्या जरूरी है? सेट क्या होगा? पहले तो कलेक्शन और दूसरा वेल डिफाइंड। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तभी वो एक सेट होगा। सेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि जो सेट के मेंबर्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम ऑब्जेक्ट्स या एलिमेंट्स कहते हैं। ऑब्जेक्ट्स कहें एलिमेंट्स कहें एक ही बात है। सेट को हम यूजुअली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। कैपिटल लेटर A, B, C, X, Y, Z, P, Q, R, इट कैन बी एनीथिंग। जो एलिमेंट्स होते हैं सेट के उन्हें हम यूजुअली स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि स्मॉल a, स्मॉल b, c, x, y, z, p, q, r, एनीथिंग। अब अगर स्मॉल a एलिमेंट है किसी सेट कैपिटल A का, तो हम क्या कहेंगे? A बिलोंग्स टू A, स्मॉल a बिलोंग्स टू कैपिटल A। इसको डिनोट करने का क्या तरीका है?
एप्सिलॉन का यूज किया जाता है डिनोट करने के लिए बिलोंग्स टू। अगर कोई एलिमेंट किसी सेट का मेंबर है तो हम बोलते हैं कि जैसे अगर स्मॉल ए मेंबर है किसी सेट कैपिटल ए का तो हम बोलते हैं ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। तो इसको डिनोट करने के लिए एक सिंबल है एप्सिलॉन, इसे एप्सिलॉन बोलते हैं और इसको यूज करते हैं हम बिलोंग्स टू को डिनोट करने के लिए। तो अगर हम लिखना चाहते हैं कि स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए तो उसके लिए हम लिख सकते हैं स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। ये एप्सिलॉन जो है ये रिप्रेजेंट करता है बिलोंग्स टू को। दूसरी तरफ अगर कोई एलिमेंट है बी और ये मेंबर नहीं है कैपिटल ए का तो हम लिखते हैं बी डज नॉट बिलोंग टू ए। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए को डिनोट करने के लिए हम एप्सिलॉन का ही यूज करेंगे, लेकिन किस तरह से? वी विल राइट बी एप्सिलॉन, एक ऐसे स्लैश लगा देंगे देन ए। इसका मतलब है बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बी डज नॉट बिलोंग्स टू ए को किस तरह से डिनोट करेंगे? हम लिखेंगे बी does not belongs to A. This symbol is used for does not belongs to and this is used for belongs to. अगर हम सेट V कंसिडर करें, सेट V ऑफ वॉवल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट, तो V के अंदर एलिमेंट्स क्या होंगे? A, E, I, O, U। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं? A, E, I, O, U। तो A इस सेट का मेंबर है, दिस मीन्स A बिलोंग्स टू V। लेकिन B क्या एक वॉवल है? नहीं। तो B सेट का मेंबर नहीं है तो हम लिखेंगे B डज नॉट बिलोंग्स टू V। अगर हम सेट P की बात करें, सेट P ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 जिसमें 30 के प्राइम फैक्टर्स हैं, तो 30 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे? 2, 3, 5, 10, 15। इनमें से प्राइम फैक्टर्स कौन से होंगे? प्राइम फैक्टर्स होंगे जो प्राइम नंबर्स भी हो, यानी कि 2, 3, 5। सो 3 बिलोंग्स टू P। क्यों? क्योंकि 3 एक प्राइम फैक्टर है 30 का। लेकिन 15 डज नॉट बिलोंग्स टू P। क्यों? क्योंकि 15 फैक्टर तो है 30 का लेकिन इट इज नॉट अ प्राइम फैक्टर। अब कुछ एग्जाम्पल्स हैं सेट्स के जो हम यूज करने वाले हैं आगे। कैपिटल एन को यूज किया जाता है नेचुरल नंबर्स के सेट को डिनोट करने के लिए, यानी कि इसके एलिमेंट्स क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। जेड को यूज करते हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि इसमें सारे नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स और जीरो सब आ जाएगा। फिर आता है क्यू को हम यूज करते हैं रैशनल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, यानी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स ऑफ द फॉर्म p बाय q, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स होते हैं और q यानी कि जो डिनोमिनेटर होता है वो जीरो ना हो। फिर आता है r यूज होता है रियल नंबर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए। z प्लस यानी कि सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, इसमें सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स ही इंक्लूड होंगे, नेगेटिव नहीं होंगे। फिर आता है क्यू प्लस यानी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रैशनल नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव रैशनल नंबर्स हैं वो सभी इसके अंदर आ जाएंगे। आर प्लस सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं वो सभी इस सेट के अंदर आ जाएंगे। अब हम समझेंगे सेट्स की रिप्रेजेंटेशंस को। अभी तक हमने समझा कि सेट्स क्या होते हैं, अब हम पढ़ेंगे कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट को रिप्रेजेंट करने के दो मेथड्स हैं। पहला है रोस्टर फॉर्म, जिसे हम टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं। दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सबसे पहले रोस्टर फॉर्म को डिस्कस कर लेते हैं। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सेट के उन्हें लिस्ट किया जाता है, यानी कि इंडिविजुअली उन्हें हम लिखते हैं एक एक करके और फिर उन एलिमेंट्स को हम कॉमास से सेपरेट करते हैं। एलिमेंट्स आर बीइंग सेपरेटेड बाय कॉमास और फिर उन्हें हम ब्रेसेस के अंदर या कहें तो कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर देते हैं और ये हमारी रोस्टर फॉर्म की रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर हम
कंसिडर करें सेट ऑफ ऑल इवन पॉजिटिव इंटीजर्स लेस देन 7, सारे इवन पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 7 से लेस हो उनके सेट को अगर हम कंसिडर करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले तो इस सेट में एलिमेंट्स कैसे आएंगे, जो कि इवन भी हो, पॉजिटिव इंटीजर्स हो और 7 से कम भी हो। तो यहाँ कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, 2, 4 एंड 6। तो रोस्टर फॉर्म में इस सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि पहले इंडिविजुअली हर एक एलिमेंट को लिखें, फिर कॉमा से उन्हें सेपरेट करें और फिर उन्हें कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हम एनक्लोज कर दें। कुछ और एग्जांपल्स हैं सेट को रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के, जैसे कि अभी हमने एक सेट पढ़ा था ऑफ ऑल वॉवल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर जितने भी वॉवल्स हैं उनके सेट को अगर हम देखें तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे, सारे वॉवल्स, यानी कि ए, ई, आई, ओ, यू, इन सबको हम कॉमा से सेपरेट कर दें और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर एनक्लोज कर दें, तो ये हमारा सेट बिल्डर तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो गया। एक और एग्जाम्पल है द सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स। तो इस सेट के अंदर एलिमेंट्स कैसे आएंगे, सारे ऑड नेचुरल नंबर्स, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। तो इस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रोस्टर फॉर्म में, सारे एलिमेंट्स को लिखेंगे, कॉमा से सेपरेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट से एनक्लोज कर देंगे। जो डॉट्स यहाँ पे हैं वो हमें बता रहे हैं कि जो ऑड नंबर्स की लिस्ट है वो चलती ही जाएगी, वो फाइनाइट नहीं है, वो इनफाइनाइट है। तो इसलिए यहाँ पे ये डॉट्स जो है ये हमें यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो लिस्ट ऑफ ऑड नंबर्स है वो इनफाइनाइट है। रोस्टर फॉर्म के अंदर जो ऑर्डर होता है जिसमें हम एलिमेंट्स को लिखते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। हम पहले 1, 2, 3 लिखें या 2, 1, 3 लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। और जो एलिमेंट्स हम लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, उसमें एलिमेंट्स जो है हम उन्हें रिपीट नहीं करते। मतलब अगर एक एलिमेंट एक बार आ गया तो उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल है, अगर हम सेट बनाएं ऑफ ऑल लेटर्स फॉर्मिंग द वर्ड स्कूल, स्कूल वर्ड को बनाने वाले सारे लेटर्स का अगर हम एक सेट बनाएं तो उसमें जैसे कि स्कूल में ओ 2 बार आता है, लेकिन जब हम सेट बनाएंगे लेटर्स का तो हम उसमें ओ 2 बार नहीं लिखेंगे, हमने एक बार लिख दिया, वही इनफ होता है, उसे दोबारा लिखने की जरूरत नहीं होती। और वही ऑर्डर वाली बात अगर हम करें तो अगर हम इसे SCHOL लिखें या HOLCS लिखें तो ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ता, हम किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। अब आ जाते हैं सेट बिल्डर फॉर्म पे, सेकंड फॉर्म सेट को रिप्रेजेंट करने की। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उस सेट के, उन सबके पास एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है और वो प्रॉपर्टी किसी ऐसे एलिमेंट के पास नहीं होगी जो उस सेट में नहीं है। एग्जाम्पल के लिए सेट हम कंसिडर करते हैं, इसके एलिमेंट्स हैं AEIOU। तो इस सेट के एलिमेंट्स के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ इस सेट के एलिमेंट्स के पास ही है, कोई बाहर का एलिमेंट है उसके पास नहीं है। जैसे कि इनके पास क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सभी वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट की। इस सेट के बाहर अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ B या C तो उन सब के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी वॉवल होने की, वो वॉवल्स नहीं है। तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ इसी सेट के एलिमेंट्स के पास है। अगर मैं इस सेट को V से रिप्रेजेंट करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इस सेट के एलिमेंट्स को एक सिंबल के यूज से डिस्क्राइब करेंगे। हमने यहाँ पे सिंबल ले लिया है X, हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं, Y, Z, P, Q एटसेट्रा, कुछ भी हम ले सकते हैं। उसके बाद हम एक कॉलन का यूज करेंगे, एक कॉलन लगाएंगे, देन उसके बाद हम वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिख देंगे जो कि उस सेट के एलिमेंट्स के पास है। जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब किया है, हमने X एक सिंबल का यूज किया, X कॉलन का यूज किया, कॉलन का मतलब है यहाँ पे सच दैट, फिर हमने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर दी। वो प्रॉपर्टी क्या है कि सारे लेटर्स जो है वो वॉवल्स है वहाँ पे, हमने प्रॉपर्टी को लिख दिया X इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X is a vowel of the English alphabet। कैसे रीड करेंगे, V is the set of all X such that
X is a vowel in the English alphabet. ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब है these curly brackets stand for the set of all and the colon stands for such that. ये हमने बता ही दिया पहले. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे एग्जाम्पल है. अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है. ये सेट ए है कोई. इसको हम कैसे एग्जाम्पल के लिए सेट हम कंसिडर करते हैं. इसके एलिमेंट्स हैं ए ई आई ओ यू. तो इस सेट के एलिमेंट्स के पास एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ इस सेट के एलिमेंट्स के पास ही है. कोई बाहर का एलिमेंट है उसके पास नहीं है. जैसे कि इनके पास क्या कॉमन प्रॉपर्टी है, ये सभी वॉवल्स हैं इंग्लिश अल्फाबेट की. इस सेट के बाहर अगर मैं कोई एलिमेंट लूँ बी या सी तो उन सब के पास ये प्रॉपर्टी नहीं होगी वॉवल होने की, वो वॉवल्स नहीं है. तो ये एक कॉमन प्रॉपर्टी है जो कि सिर्फ इसी सेट के एलिमेंट्स के पास है. अगर मैं इस सेट को V से रिप्रेजेंट करूं तो सेट बिल्डर, अगर मैं इस सेट को V से रिप्रेजेंट करूं तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. हम उस सेट के एलिमेंट्स को, हम इस सेट के एलिमेंट्स को एक सिंबल के यूज से डिस्क्राइब करेंगे. हमने यहाँ पे सिंबल ले लिया है X. हम कोई भी सिंबल ले सकते हैं, Y, Z, P, Q एटसेट्रा, कुछ भी हम ले सकते हैं. उसके बाद हम एक कॉलन का यूज करेंगे, एक कॉलन लगाएंगे. देन उसके बाद हम वो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी लिख देंगे जो कि उस सेट के एलिमेंट्स के पास है. जैसे कि हमने यहाँ पे इसको सेट बिल्डर फॉर्म में डिस्क्राइब किया है. हमने X एक सिंबल का यूज किया, X कॉलन का यूज किया. कॉलन का यूज यहाँ पे है सच दैट. कॉलन का मतलब है यहाँ पे सच दैट. फिर हमने वो प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, फिर हमने यहाँ पे वो प्रॉपर्टी डिस्क्राइब कर दी. वो प्रॉपर्टी क्या है कि सारे लेटर्स जो है वो वॉवल्स है वहाँ पे. हमने प्रॉपर्टी को लिख दिया X इज अ वॉवल इन इंग्लिश अल्फाबेट. इसको हम रीड कैसे करेंगे, इसको हम रीड करेंगे द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ वॉवल ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट. कैसे रीड करेंगे, V is the set of all X such that X is a vowel in the English alphabet. ये जो रिप्रेजेंटेशन है इसमें यहाँ पे जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं इनका मतलब है these curly brackets stand for the set of all and the colon stands for such that. ये हमने बता ही दिया पहले. आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है. ये सेट ए है कोई. इसको हम कैसे रीड करेंगे, सेट ए इज द सेट ऑफ ऑल X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर एंड X लाइज बिटवीन 3 and 10. तो इस सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के ऊपर. सो द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल इज राइट द सॉल्यूशन सेट of the equation x square plus x minus 2 equal to 0 in roster form. हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है और इसके जो सॉल्यूशंस है उनको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है. हमें एक सॉल्यूशन सेट फॉर्म करना है. तो इक्वेशन हमें दी हुई थी x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल्स टू 0. यहाँ से x कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 2. यहाँ से माइनस 1 कॉमन ले लिया, बचा x प्लस 2. तो इसको हम लिख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 2. तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू माइनस 2. तो ये दो सॉल्यूशंस हमें मिल गए इस इक्वेशन के. तो उन दो सॉल्यूशंस का हमें एक सॉल्यूशन सेट बनाना है रोस्टर फॉर्म में. तो क्या होगा,
तो दो सॉल्यूशन हमारे क्या थे, x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू -2। तो इन दोनों को हम कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करके कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे, वही हो जाएगा हमारा सेट इन रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, राइट द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40 इन रोस्टर फॉर्म। ये सेट हमें गिवन है सेट बिल्डर फॉर्म में, हमें इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 40। पहली बात तो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और दूसरा उसका स्क्वायर जो है वो 40 से कम होना चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर से हम शुरू करते हैं, 1 का स्क्वायर 1 वो 40 से कम है, 2 का स्क्वायर 4 वो भी 40 से कम है, 3 का स्क्वायर 9 40 से कम है, 4 स्क्वायर इज 16 and is less than 40, 5 square is 25, this is also less than 40, 6 square 36, this is also less than 40, 7 square is 49 which is greater than 40 and not less than 40। तो 7 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि उसका स्क्वायर 40 से बड़ा है, छोटा नहीं है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 यही एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में, तो इनको हम कर्ली ब्रैकेट में एनक्लोज करके कॉमा से सेपरेट करके लिख देंगे, वही हो जाएगी रोस्टर फॉर्म। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट द सेट A इक्वल्स टू 1 4 9 16 25 इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें एक सेट दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, तो हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए हमें वो यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी जो इन सभी एलिमेंट्स के पास है। तो हम देखें तो ये 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, 4 इज स्क्वायर ऑफ 2, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है 9, ये 4 का स्क्वायर है 16, ये 5 का स्क्वायर है 25 एंड सो ऑन। तो हम लिख सकते हैं ये 1 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है, क्योंकि ये 3 डॉट्स यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज नॉट एंडिंग हेयर, ये इंफिनिटी तक जा रहा है। तो हम लिख सकते हैं ये नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर है। तो हम लिख सकते हैं A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, कर्ली ब्रैकेट रिप्रेजेंट कर रहा है द सेट ऑफ, ये x एक सिंबल है, तो द सेट ऑफ ऑल x, ये कॉलन यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट, सो the set of all x such that x is the square of a natural number। और दूसरा तरीका क्या है, एक और तरीके से हम इसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं the set of all x such that x equals to n square। हम यहाँ पे एक कंडीशन दे रहे हैं कि x जो है वो n का स्क्वायर है, और n यहाँ पे क्या है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये सिंबल यहाँ पे बिलोंग्स टू का है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N मतलब द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। इस तरीके से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है, राइट द सेट, एक सेट हमें दिया हुआ है रोस्टर फॉर्म में, 1/2 2/3 3/4 4/5 5/6 6/7। तो अब इस एग्जांपल में हमें क्या करना है, हमें इस सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। यहाँ पे इस सेट को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है वो एक कम है डिनोमिनेटर से सभी एलिमेंट्स में, और जो न्यूमरेटर है वो 1 से शुरू हो रहा है और 1 से जा रहा है 2 3 4 5 एंड 6 तक जा रहा है न्यूमरेटर। तो हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n अपॉन में n+1। हमने यहाँ पे लिख दिया x को n अपॉन में n+1, जहाँ पे n एक नेचुरल नंबर है, n नेचुरल नंबर है और n 1 से 6 के बीच में लाई कर रहा है, 1 से 6 के बीच में n लाई कर रहा है। तो जब हम इसे इवेलुएट करेंगे तो जब पहले 1 डालेंगे तो क्या आएगा, 1 अपॉन में 1+1 यानी कि 1 अपॉन में 2, पहला एलिमेंट मिल गया। जब n की जगह 2 डालेंगे तो 2 अपॉन में 2+1 यानी 2/3, ऐसे ही जब 3 डालेंगे तो 3 अपॉन में 3+1 3/4, ऐसे ही हमें सारे एलिमेंट्स मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म with the same set on the right described in the set builder form। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में और राइट हैंड साइड पे कुछ सेट्स दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में।
तो हमें इन्हें मैच करना है एक दूसरे के साथ। तो अगर हम पहले सेट पे नज़र डालें तो हम क्लियरली देख सकते हैं ये लेटर्स हैं किसी वर्ड के। अगर हम राइट हैंड साइड पे एनालाइज करें तो हम देख सकते हैं कि ये लेटर्स जो हैं ये प्रिंसिपल वर्ड के लेटर्स हैं, और यहाँ पे पी और आई 2 बार रिपीट हो रहे हैं, तो उनको बस एक ही बार लिखा हुआ है, जैसे कि हम करते हैं एक सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते टाइम। तो ऑब्वियसली फर्स्ट मैचेस विद डी। सेकेंड सेट में हमें सिर्फ 0 देखने को मिल रहा है, तो जब हम एनालाइज करेंगे तो अगर हम ऑप्शन सी को देखें तो x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 मतलब x इक्वल्स टू 0। तो इस सेट में सिर्फ एक 0 आने वाला है, तो ऑब्वियसली सेकेंड मैचेस विद सी। थर्ड में हमें कुछ नंबर्स दिए हैं एंड फोर्थ में भी। तो सी और डी तो हमारे हो गए। हम ए ऑप्शन को देखते हैं, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड इज अ डिवाइजर ऑफ 18। x एक पॉजिटिव इंटीजर है और 18 का डिवाइजर है। तो कौन कौन से इंटीजर इसमें आएंगे, 1 आएगा, 1 18 को डिवाइड करता है, 2 डिवाइड्स 18, 3 4 नहीं आएगा, 5 भी नहीं आएगा, 6 आएगा, 7 नहीं आएगा, 8 भी नहीं आएगा, 9 आएगा, 9 के बाद सीधा 18 आएगा। तो 1 2 3 6 9 18 ये सारे सेट के मेंबर्स होंगे। तो ऑब्वियसली थर्ड मैचेस विद ए। बचा क्या, फोर्थ एंड बी। फिर भी देख लेते हैं एक बार। बी में क्या दिया हुआ है, x सच दैट x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल्स टू 0। जब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। तो इस सेट में प्लस माइनस 3 है, तो ऑब्वियसली 4 मैचेस विद बी। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सॉल्व द एक्सरसाइज क्वेश्चन in next video. Till then, stay tuned, stay healthy. Thank you.